नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 19 अगस्त 2022 यानी कल शुक्रवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें डिजिटल लैंडिंग नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, वेस्ट नील वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह वेस्ट नील वायरस के मुख्य मेजबान पक्षी हैं। वेस्ट नील वायरस एक रेशिए आरएनए वायरस है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 की 1, 2 और 3। वेस्ट नील वायरस, जिसे वेस्ट नाइल वायरस के रूप में भी जाना जाता है, वास्तव में यह फ्लेवी वायरस परिवार से संबंधित एक वायरस है जो सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस और पीला बुखार पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। यह एक मच्छर जनित एक रेशिए आरएनए वायरस है। वेस्ट नाइल वायरस संचरण के लिए प्रमुख वाहक मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति है, जबकि पक्षी इस वायरस के भंडार मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। इसमें संक्रमित मच्छर पक्षियों सहित मनुष्यों और जानवरों के बीच वेस्ट नाइल वायरस संचारित करते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं? यह नदी का उद्गम महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास मध्य भारत के पश्चिमी घाट से होता है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह उत्तर में सतमाला पहाड़ियों से घिरी है। आपके विकल्प हैं केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, तीनों कथन की उपर्युक्त कोई भी नहीं। गोदावरी नदी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता और मंजीरा आदि, जिसमें मंजीरा नाम की नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हालांकि यह उत्तर में सतमाला पहाड़ियों से घिरी है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल तीसरा ही कथन ऐसा है जो सही है, जबकि पहला और दूसरा कथन सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 कथन सही है। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य में किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? लाख की चूड़ियां, पोचमपल्ली फैब्रिक, वारंगल दरिया, करीमनगर जरदोजी की कसूती कढ़ाई। आपके विकल्प हैं केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5 की केवल 2, 3 और 4। भौगोलिक संकेतक, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अथवा जीआई टैग के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पाद के रूप में देखा जाता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। आमतौर पर ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण देखा जाता है। जब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के जीआई टैग की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पोचमपल्ली फैब्रिक, वारंगल दरिया और करीमनगर की जरदोजी सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि दूसरी तरफ जब हम कसूती कढ़ाई की बात करते हैं तो मूल रूप से यह कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। इस रूप में केवल दूसरा, तीसरा और चौथा ही विकल्प तेलंगाना राज्य के भौगोलिक संकेतक टैग से जुड़ा हुआ है।
और इस रूप में आप ये देख सकते हैं हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2, 3 और 4। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में हैदराबाद में लाख की चूड़ी बनाने वाले कारीगरों के एक समूह ने तेलंगाना की लाख की चूड़ियों को भौगोलिक संकेतक देने के लिए एक आवेदन किए जाने की बात की है, जिससे तेलंगाना में भौगोलिक संकेतक का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा लंपी वायरस प्रभावित करता है नवजात, मवेशी और पशुधन, चावल के पौधे की वन्य जीव। लंपी वायरस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे गांठदार त्वचा रोग के रूप में भी जाना जाता है, जो मवेशियों की एक संक्रामक और घातक बीमारी है, जिसके कारण मवेशियों की त्वचा और शरीर के अन्य हिस्सों पर गांठें बन जाती हैं। गांठदार त्वचा रोग दुनिया भर में पशुधन के लिए एक उभरता खतरा है और यह आनुवांशिक रूप से शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। गांठदार त्वचा रोग अथवा लंपी वायरस के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह मुख्य रूप से कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण देखा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से रक्त चूसने वाले कीड़ों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों और भैंसों आदि में संचरित होता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, मवेशी और पशुधन। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम 2018 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जिसका दुनिया को बचाने के लिए आना बाकी है? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय की पद्मपाणि। भावी बुद्ध के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि मैत्रेय या मैत्रेय बुद्ध को बौद्ध शास्त्रों में इस दुनिया के भविष्य के बुद्ध के रूप में जाना जाता है। हमारे समय के अंतिम बुद्ध के रूप में मैत्रेय का लक्ष्य धर्म को बहाल करना होगा और बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में इन्हें गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मैत्रेय की शिक्षाएं गौतम बुद्ध के समान ही होंगी। हालांकि इनके आगमन की भविष्यवाणी एक ऐसे युग के दौरान की गई है जब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अधिकांश सांसारिक दुनिया भूल गई होगी। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, मैत्रेय। अब हम फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आर्कटिक प्रबंधन पर, जो आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 30 वर्षों में आर्कटिक पूरे विश्व की तुलना में लगभग 2 गुनी दर से गर्म हुआ है। यह एक ऐसी घटना है जिसे आर्कटिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बाकी दुनिया की तुलना में आर्कटिक को अधिक प्रभावित करते देखे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 2000 से 2009 का वैश्विक तापमान 1951 से 1980 की तुलना में औसतन लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। हालांकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 2000 से 2009 की इस अवधि में आर्कटिक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हुआ है। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1980 के दशक में आर्कटिक जलवायु में बदलाव के प्रमाणों को देखना शुरू किया था। तब से ये परिवर्तन बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से देखे गए हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि तापमान वृद्धि यानी आर्कटिक प्रवर्धन की यह दर इसी प्रकार से जारी रहती है तो इसके व्यापक प्रभाव होंगे, जैसे कि आर्कटिक महासागर का तैरता समुद्री बर्फ का आवरण सिकुड़ रहा है, विशेष रूप से गर्मियों के दौरान। साथ ही आर्कटिक में भूमि पर बर्फ का आवरण भी कम हो गया है, जो विशेष रूप से बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक में जमी हुई जमीन, जिसे परमाफ्रॉस्ट के रूप में जाना जाता है, वह भी गर्म हो रही है और कई क्षेत्रों में पिघल रही है। हमें यह भी समझना होगा कि उच्च तापमान विश्व स्तर पर समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बनेगा, जिसके बदले में पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश, विस्थापन, जीवन और संपत्ति की हानि जैसे प्रभावों को देखा जा सकता है। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट पिघलना भी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मीथेन को जारी कर रहा है, जिससे गहरा ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आर्कटिक जंगल की आग, जिसे ज़ॉम्बी फायर की तीव्रता कहा जाता है, वह भी हर साल बढ़ रही है, क्योंकि पिघलती हुई जमीन सूख जाती है।
इस प्रकार इसके व्यापक प्रभाव हैं और इसी के चलते वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि हमें आर्कटिक में तापमान वृद्धि यानी प्रवर्धन से निपटना है तो इसका एकमात्र तरीका ग्लोबल वार्मिंग को समग्र रूप से रोकना हो सकता है। इसमें पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में कटौती, वनों का संरक्षण, वनीकरण, कार्बन पृथक्करण, विश्व तापमान के स्तर को नीचे लाने के कुछ तरीके हैं जिसे अपनाए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।